तमाम मेल मिलाप के साथ मैं हूं आपका हुसैन फरीदी। नाजरीन, आज हम यहाँ मौजूद हैं फोर्ट मनरू में। फोर्ट मनरू जनूबी पंजाब का सबसे ज़्यादा सेहत अफजा और खूबसूरत तरीन मकाम। यहाँ ये बताना आपको ज़रूरी है कि पूरे पाकिस्तान के लोग सैरो सेहत के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ मरी का रुख करते हैं, शुमाली इलाका जात का रुख करते हैं। हाँ, वो भी मेरा वतन है, ज़रूर जाइएगा। लेकिन जो मज़ा आपको फोर्ट मनरू में आएगा वो शायद आप एबटाबाद में, शुमाली इलाका जात में, गिलगित बल्तिस्तान में और स्पेशली मरी में ना देख सकें। वो इस हवाले से भी कि फोर्ट मनरू इंतहाई पुरसकून और इंतहाई पुरअमन और ख़ूबसूरत फ़ज़ा का इलाका है। ये फोर्ट मनरू जो है, मुझे आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि फोर्ट मनरू का बुनियाद जो है वो 19वीं सेंचुरी में यहाँ के बरतानवी हुक्मरान एक कमिश्नर जो मुल्तान और जनूबी पंजाब के लोगों को एक खूबसूरत तफरी गाह फराहम करने के लिए फोर्ट मनरू, हिल्टोरेंट, और ये जो हिल्टोरेंट है इससे बड़ा जो है ये कोह सुलेमान की तवील तरीन पट्टी है। और कोह सुलेमान की तवील तरीन पट्टी में जो हमारे मुख्तलिफ कबैली तुमनदारान हैं और उनमें से जो एक बड़ा तुमन है लगारी तुमन, ये लगारी तुमन का कोह सुलेमान के पहाड़ का वो हिस्सा है जहाँ आज फोर्ट मनरू कायम है। फोर्ट मनरू सतह ज़मीन से 6400 फुट 6400 फीट जो है ना वो बुलंदी में वाक़ है। और यहाँ के दरख्त और यहाँ के पौधे और यहाँ का खूबसूरत मंजर और यहाँ का खूबसूरत मौसम यकीनन मसूर कुन भी है और दिल फरेब भी है और दिल रुबा भी है। आज हमारे दरमियान हमारे इंतहाई प्यारे और ख़ूबसूरत तहजीब और सकाफ़त के अमीन सूबा सिंध से आए हुए हमारे मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमने इनकी यहाँ आमद का मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमने चाहा कि हम इनसे प्रोग्राम भी कर लें और इनसे कुछ अहम ज़रूरी बातें जो हैं वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए आपसे तारुफ करवाता हूँ। सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद हैं सिंध के जहाँ बहुत बहुत सारे बड़े कबीले हैं जिनका एक बड़ा नंबर ऑफ वोट भी है, जिनकी तहजीब है, जिनकी तारीख है, जिनकी सकाफत है। उनमें एक बड़ा कबीला जो है वो सिंध का चाचड़ कबीला है। आज चाचड़ कबीला के सरदार के दोस्त या सरदारों में से एक मोतबर शख्सियत जिनका नाम है मेहर अली खान चाचड़ साहब। इनके यहाँ खूबसूरती ये है कि ये पूरे पाकिस्तान में अपने कबीले के लिए सिर्फ एक सरदार को चुनते हैं और उसी को मानते हैं और उसी की फरमाबरदारी करते हैं। तो इनकी ये मोहब्बत है। उन्होंने हमें इंट्रो में ये कह दिया था कि मैं सरदार नहीं हूँ, और दिस वेरी गुड जी कि ये वाकई सरदार नहीं है लेकिन सरदारों से कम भी नहीं है। सरदार मेहर अली खान चाचड़ साहब हमारे दरमियान। अगले हमारे जो मेहमान हैं ये बड़ा ऑनर है। हमारे अगले मेहमान हैं कराची में, इनका बड़ा अच्छा बिजनेस है। ये डेवलपर हैं, ये बिल्डर हैं, ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं लोगों के घर बनने से और उसके कारोबार के हवाले से हम अपने कादर भाई से जो अल कादर कंपनी बिल्डर कंपनी के जो सीईओ है उनसे हम ये जानेंगे। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं, इनका ताल्लुक भी सिंध से है और ये सिंध की तारीख पे और सिंध की ख़ास तौर पे सियासत पे और सिंध की तरक्की के अमल पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। सईद अहमद खान चाचड़ साहब ये GCO रहे हैं, जनरल जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रहे हैं वहाँ कराची में जी। हम हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनके और आपके दरमियान जो है ना इनकी बड़ी लुत्फ़अंदोज़ होंगे इनकी बातों से। हमारे दरमियान एक नौजवान, इनको बड़ी मुश्किल से हमने कायल किया। ये बहुत प्यारा नौजवान है, सियासत कर रहा है, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी अच्छी जो मैंने देखी है वो जो इनका थीम है वो अपने सिंध के लोगों की मईशत को बेहतर करने के हवाले से कुछ इनके यहाँ बड़ा ख़ास विजन है, वो भी हम चाहेंगे आज इनसे शेयर करेंगे। ये हैं तैमूर अली खान चाचड़ साहब जी। वेलकम आप द शो जी एवरीबॉडी, आप यहाँ तशरीफ लाए। हाँ, हमारे साथ एक और कबीले का एक नौजवान हमारे दरमियान मौजूद है, अब्दुल गनी खान सांगी। हम इनसे पूछेंगे आगे जाके कि जी सिंध का नौजवान की हालत कैसी है और मौजूदा जदीद तरीन दौर में वो क्या सोच रहा है और सिंध के नौजवानों को अपनी तरक्की के अमल में कितनी हद तक दस्तरस है, किस हद तक उनको रसाई है। आज हम इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। आइए फिर अपने पैनल से बात करते हैं। वेलकम जी एवरीबॉडी, आप यहाँ तशरीफ लाए और हमें यहाँ अपने शो के लिए हमारे शो के लिए आपने हमें टाइम दिया। मेहर अली खान, मुझे आपसे ये जानना है आज के दिन में कि सिंध एक तवील कदीम तरीन तहजीब और सकाफत का अमीन सूबा है। वहाँ के लोगों की मोहब्बतों का अपना एक तकाज़ा है, वहाँ के लोगों के मेहमान नवाजी का, दोस्ती का, रिवायात का भी एक अपना मयार है। मुझे आपसे जानना है कि सिंध की तारीख पे थोड़ा सा आप रोशनी डाल दें, सिंध की तहजीब पे, सिंध की सकाफत पे, फिर इसके बाद आगे जाकर हमसे बात करेंगे।
जनाब, ये सिंध की जो तारीख़ है बहुत कदीम है। एक मशहूर तारीखदान रहीमदाद मौलाई शिदाई ने सिंध की तारीख पे लिखा है और मैंने उसकी स्टडी की है। उसने बोला है कि ये सिंध कश्मीर से शुरू होता था। ये सिंध और हिंद दो मुल्क होते थे। कदीम ज़माने में सिंध और हिंद दो मुल्क होते थे। इसकी जो तारीख़ है और रवायत तिब्बत से निकलता है, उसका नाम भी उसी सदियों से सिंध है। किसी ने आज नहीं रखा है, किसी हुकूमत ने नहीं रखा है, लेकिन ये सदियों से ये उसका नाम सिंध है। और ये हमारी जो तहजीब है बहुत कदीम है। सिंधी मेहमान नवाज हैं, मिलनसार हैं, और उनमें वो यारों के यार हैं और दोस्ती के पक्के हैं, दोस्तों के साथ वफादारी करते हैं। और उसके अलावा देखो कि हमारी एक ये अदब की साइन है कि हम जिससे भी मिलते हैं हाथ बांध के मिलते हैं। ये हमारी अदब की निशानी में से एक है। थैंक यू। कादर भाई, अब आपसे पूछेंगे कि कराची लोगों का समंदर है, समंदर और पानी के समंदर के साथ साथ कराची लोगों का समंदर है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी का बड़ा शहर है, जहाँ वसाइल भी हैं, जहाँ वसाइल भी हैं। कराची के लोगों का सबसे बड़ा जो मसला मैंने यहाँ बैठ के ऑब्जर्व किया है, या मुझे वहाँ आपके यहाँ आने का जब मौका मिलता है, तो वो लोगों के घरों का होता है, लोगों को छत की फराहमी का होता है। आपका शोबा इत्तफाक से वही है जी। तंजीम और आराइश के हवाले से आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और वहाँ लोगों के मसाइल क्या है, और लोगों को वसाइल और मसाइल में रहते हुए आप किस कदर अपॉर्चुनिटी जो है वो दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम फोर्ट मंडू में मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। इस वक्त मई जून में दिसंबर का मौसम एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी ज़िंदगी का एक गिफ्ट है। मेरा ताल्लुक बिल्डर लाइन से है, मैं सिविलियन, और अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में अच्छा रहा है। लेकिन ये दौर जो जा रहा है बहुत महंगा दौर जा रहा है। कोई गरीब, कोई अमीर, कोई बिजनेसमैन कोई अपना घर नहीं बना सकता। हमारी कोशिश है कि इस महंगाई के दौर में बहुत अच्छा खूबसूरत घर और बहुत रीज़न लेबर पे, रीज़न प्रॉपर्टी पे, रीज़न अपनी पैकेट पे हम उनको इंशाल्लाह अल बिल्डर कंपनी एक अच्छा मजबूत और हमेशा के लिए अपना घर, जो अपना घर ही होता है, वो आप बना के दे रहे हैं। थैंक यू जी। सईद खान, मैंने बहुत कुछ आपके बारे में जाना और आपके बारे में बहुत कुछ हमने सुना भी। आपका ताल्लुक शहर से जरूर होगा, शहरों में भी आपका ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं। आप जूनियर कमीशन ऑफिसर भी रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका गहरा असर रहा है वो सिंध के देहात के एरिया में रहा है। ख़ास तौर पे देहात के कच्चे इलाकों में मैंने आपका असर खूब देखा है। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये सिंध के हवाले से जो एक माजी में तो बड़ा खौफनाक सा कंसेप्ट था कि जी आप अगर पंजाब के लोग सिंध के लिए ट्रैवल करेंगे, खासतौर पर कराची के लिए ट्रैवल करेंगे, तो ना सिक्योरिटी मेजरमेंट्स, ये सिक्योरिटी मेजर्स के अगेंस्ट में इतने बड़े गैंग्स का सामना कि रातों रात जो है ना वो सफ़र के लोगों को, मुसाफिरों को गाड़ियाँ लूट जाती, उनका कैरेज जो है, कौन लोग हैं, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, इसमें लॉ एनफोर्स एजेंसीज का क्या किरदार है, और आप इस वक्त मौजूदा हालात में सिंध की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसा देखते हैं? सबसे पहले तो वरीद साहब आपकी मेहरबानी कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला है। दूसरा ये है कि हमारी खुशकिस्मती भी है, बदकिस्मती भी है कि हमारा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कशमोर के इस पसमानदा इलाके से है, जिसमें हमारे पास सिंधी और बलोच का झगड़ा जानबूझकर कराया जाता है, कौमों को डिवाइड किया जाता है। तो छोटे छोटे केसों से अपना एफआईआरों से काम चलता है। उसके बाद हमारे इलाकों में तालीम बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग इस चीज़ को, जो तालीम याफ्ता नहीं है, वो इस चीज़ को फ़ख्र समझते हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं बंदूक उठाकर कि हम अपना हक ले रहे हैं, ठीक है, अपने हकूक़ ले रहे हैं। तो दूसरी बात, कशमोर और डिस्ट्रिक्ट घोटकी में ये कोशिश करें कि किसी के बहकावे में ना आए। सस्ती मशीनरी के लिए लोग आते हैं, जैसे हार्सवेटर लेने के लिए, जैसा कि ट्रैक्टर लेने के लिए, गाड़ियां लेने के लिए। तो ये सारा का सारा ये औरतों के आवाज़ पर, ठीक है, लोगों को बहकाया जाता है शादी के बहाने से। तो मैं आपके तवज्जुह से यही अपने दोस्तों को, ख़ासकर पंजाब के लोगों को यही कहूँगा कि इस बहकावे में ना आएँ। ये लोगों को अपने पास बुलाते हैं अगवा बराए तावान के लिए, ठीक है, अपने लिए बुलाते हैं, उसके बाद उससे उनसे तावान मांगते हैं
किसी से 50 लाख, किसी से 2 करोड़, किसी से 4 करोड़, ठीक है, जिस तरह जिसी की हैसियत होती है। सर ये तो आपने इसका इजहार फरमाया कि जी लोगों के एक्चुअली जो है वहाँ बंदूक उठाने के या लोगों को लूटने के या जराइम की दुनिया में जाने के जो असबाब हैं कि वहाँ रोज़गार के मौके ना होना, वहाँ लोगों को एजुकेशन की जो सहूलत है वो मुयसर ना होना, ये सारा कुछ ठीक। मुझे ये भी जानने बताया में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है? लोग अमन पे है, अमन कुछ बेहतर हो रहा है, और अगर बेहतर हो रहा है तो इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप क्या तजवीज़ करें? लॉ एंड ऑर्डर के जो सिस्टम है इस टाइम हमारे पास ठीक नहीं है, लेकिन अपने तौर पर पाकिस्तान सिंध रेंजर्स और ये जो सिंध पुलिस है वो कोशिशें कर रही है, उसके बाद जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे पास वाकई ठीक नहीं है। लोग हथियार उठाकर कभी कोई रोडों पर चले आते हैं, किसी मोटरसाइकिल छीन लिया, किसी दूसरा छीन लिया, ठीक है। तो हमारे पास वाकई इस चीज़ की कमी है कि कानून लोग हाथ में लेते हैं, और लोगों को भी हम यही कहते हैं कि थोड़ा इसे अवॉइड करें, कोशिश करें, क्योंकि सिंध का एक नाम और भी आता है कि सिंध मेहमान नवाज है। तो मेहमान नवाज जो होते हैं वो घर आए कि या अपने शहर में आने वाले की इज्जत करते हैं। घोट की और कश्मीर की भी बदनामी हो रही है। तैमूर खान, मुझे आपसे ये जानना है, आपकी बड़ी गहरी निगाह होती है सिंध के शहरों में और सिंध के देहातों में, जो लोगों के म्यार ज़िंदगी में जो फ़र्क है, और उसमें यकीनन उसका मदखल जो है उनकी मैशत है। वहाँ लोगों को वो शायद मौके ना हो जो गैर तरक्की याफ्ता हैं, और उन लोगों को मौके मुयसर हो जो तरक्की याफ्ता। आप सिंध के देहातों की और सिंध के शहरों की मैशत को कैसा देख रहे हैं, और इस मैशत की अबतरी को जो मेरी नज़र में है उसको बेहतरी की तरफ जाने के लिए आप क्या अपने जहन में एक विजन रखते हैं, बताइए। अगर हम लोग नेशनल लेवल पे बात करते हैं, कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी बिज़नेस स्ट्रॉन्ग ना हो। यूएस एक टाइम पे 40% पूरी दुनिया की प्रोडक्शन करता था, उसी प्रोडक्शन के पैसे पे उसको पॉलिटिकल पावर मिली करे, और उसी पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर ने उसको लीवरेज दिया कि वो दुनिया को कंट्रोल करे। अब चाइना आ गया हमारे पास, उसकी भी जो पावर है वो इकोनॉमिक पावर कन्वर्ट होकर पॉलिटिकल पावर में शिफ्ट हुई। सो अगर आप अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिज़नेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बिज़नेस हम लोग बेसिक बिज़नेस की बात नहीं करें। हमारे एरिया का प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर हम लोग जो करते हैं, घोटकी में काफ़ी सारी शुगर मिल्स हैं, बट वो लिस्टेड कंपनीज़ है, वो बहुत बड़े स्केल के कंपनीज़ है, वो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, करेक्ट। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, काश्तकारी करते हैं। अब सिंध के जो प्रोडक्टिविटी रेट्स हैं वो पंजाब से अगर आप कंपेयर करें, पर एकड़ जो उनकी यील्ड निकलती है वो कम निकलती है, करेक्ट। सो हमारे लोग इतने इनोवेटिव नहीं हैं, नंबर वन। नंबर टू, बहुत बेसिक बिजनेसेस करते हैं, फ्लावर में कन्वर्ट करें या उसके बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं पास्ता वगैरह, इस तरह की चीज़ों में आपको मूव करना पड़ेगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक वैल्यू एडिशन मिले। सो मेरे नज़दीक हमारे लोग नंबर वन इनोवेशन में रह रहे हैं, इनोवेशन चाहिए हमें, ज़्यादा बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। नंबर टू, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लोग नहीं कर पाए। सिर्फ लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते, इट्स अबाउट द गवर्नमेंट एज़ वेल। आपको सबसे बेसिक जो चीज़ एक बिज़नेस को चाहिए होती है वो चाहिए होती है ट्रांसपोर्टेशन। रोड नेटवर्क नहीं है हमारे पास, जब रोड नहीं है तो ऑब्वियसली ना रॉ मटेरियल आ सकता है ना फिनिश गुड्स जा सकते हैं। फार्म टू मार्केट रोड की आप बात करें। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बड़ा एक हमारे लिए मेजर कंसर्न है। नंबर टू, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बिज़नेस तो कोई भी सिविलियन करेगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कौन करेक्ट करेगा, वो तो गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कोताहियाँ मुझे लगता है कि हैं, जिसकी वजह से उस तरह से लोग माशी तौर पे बेहतर नहीं हो सके हमारे। तो अभी इसका जो गोइंग फॉरवर्ड है, मेरे ख्याल में नंबर वन आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी लोगों को बेहतर, और मेरे ख्याल में घोटकी ज़्यादातर हमारा बिज़नेस जो होता है पंजाब में होता है। घोटकी बहुत अच्छी लोकेशन पे है, आप कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आपका जो रॉ मटेरियल आता है वो आपका सी पोर्ट से आता है, करेक्ट। कराची से जो डिस्टेंस घोटकी को पड़ता है वो कम है बनस्बत पंजाब को। अब आपकी इंडस्ट्री पंजाब में है, आपका ऑल द वे रॉ मटेरियल जाएगा फ्रॉम पोर्ट टू पंजाब, पंजाब से वापस इस तरफ आएगा बेचने के लिए वापस, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो घोटकी एक बहुत अच्छी लोकेशन है, आपका रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी, फिनिश्ड गुड भी आपका कम कॉस्ट में वापस पोर्ट को जाएगा। तो ऑल इन ऑल बहुत एक वहाँ पे इकोनॉमिक पोटेंशियल है जो कि टैप नहीं किया जा रहा। बोथ द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क, द सिविलियंस हैव टू वर्क टुगेदर, उसके बाद ही हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। मगर मुझे तैमूर ये बताइएगा कि जनाब आपने बड़ा खूबसूरत आपने इनिशिएटिव लिया है, इस पे आपने तवज्जो किया है कि जी लोगों को जदीद तरीका काश्त के लिए, जदीद अंदाज के बीजों के लिए
اور لوگوں کو جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کرانے کے لیے چیزوں کی طرف راغب ہونا. ابھی وہ تبدیلی نظر نہیں آئی جو ایجوکیشن کے سیکٹر میں آنا چاہیے, جو ان کے ٹیکنیکل ایشوز پہ آنے چاہیے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز پہ آنے چاہیے, اور جو اس کو اپنی اکنامک پوزیشن خود اپنے پاکٹ پہ, خود اپنے ہاتھ سے, خود اپنے ذہن سے اس کی تیاری کے لیے, اس کو پروڈکٹ کرنے کے لیے یا اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے سیلف اس کی جو سروسز ہیں, وہ آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے السلام علیکم. میں آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اس موضوع پہ بولنے کا. اور میرے نزدیک جو سندھ کے نوجوان ہیں وہ اس لیے پیچھے ہیں, سب سے آپ کا مین فوکس ہوتا ہے ایجوکیشن. جو بیسک ان کے ایجوکیشن ہے, آپ کہیں بھی سندھ کے انٹیریئر علاقے میں کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں آپ کو اسکول کی کنڈیشن آپ کو بتائے گی کہ لوگوں نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے, اور اسکول کی کنڈیشن ہی سب چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اور ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ بھی نہیں جا رہے ہیں, تو آپ بچے کو باہر بھیج سکتے ہیں, نوجوانوں کو باہر بھیج سکتے ہیں. ان کے جو بڑے ہیں وہ ٹوٹلی بیسڈ کرتے ہیں ایگریکلچر پہ, جیسے کہ تیمور بھائی نے بات کی کہ لہٰذا حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بارشیں وہ ان کی زمینیں جو ہیں وہ بیچاروں کی ڈوب گئی, تو اسی طرح ان کے فائنینشلی حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں, تو لہٰذا وہ اپنے بچے کو کس طرح باہر بھیجیں گے. اور جو فنڈس وغیرہ جو ہمارے آ رہے ہیں ایجوکیشن کے اوپر, وہ بھی یوٹیلائز نہیں ہو رہے ان بچوں کے اوپر جتنے بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے نزدیک گھوٹکی کے اندر آپ کو اینگرو, ایف ایف سی, جو بھی ادھر آپ کو بچوں کو انٹرنشپ ہی نہیں دی جا رہی. وہ لوگ ابھی پنجاب سے ریمیار خان سے آ رہے ہیں, صادق آباد سے آ رہے ہیں, یہیں کے لوگ اگر یہیں کو ان کو یہ فیسلٹیز دی جائیں, ہمارے جو ایم این ایس ہیں, ایم پی ایس ہیں, اگر وہ اس چیز کے اوپر نظر ڈالیں تو لہٰذا میرے نزدیک سندھ کے نوجوانوں کے اندر ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ ایجوکیشن لحاظ سے بھی اچھے ہو سکتے ہیں, اور ٹیکنیکل فیلڈ میں ڈالا جائے. ایگریکلچر سے ہٹ کے نوجوانوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے. بالکل. میر علی خان جی جناب, ایک تو آپ کی شخصیت خود ایک انجمن ہے, آپ کی شخصیت کے بہت سارے اور پہلو ہیں جن پہ دیر تک بات کی جا سکتی ہے. آپ نے سندھ کی تاریخ پہ بات کی, آپ نے سندھ کی تہذیب پہ بات کی, روایات پہ بات کی. بالکل. مجھے سندھ کے ایک سلگتے ہوئے اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے اور آپ سے آپ کی ایکسپرٹ اوپینین لینی ہے. سر, پورے پاکستان میں ایک سسٹم ہے جمہوری حکومتوں کا سسٹم, اور ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے باقی صوبوں کی نسبت سندھ کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے, سندھ کے لوگوں کو, سندھ کے ریپرزینٹیو کو, پبلک ریپرزینٹیو کو, کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حوصلہ افزائی کی. اور پچھلے لگ بھگ 30 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتیں کبھی پی ٹی آئی آ گیا, کبھی مختلف دینی جماعتیں آ گئی, تو 3 صوبوں کی نسبت میں تو تبدیلی کا عمل وقفے وقفے سے جاری ہے. آخر سندھ کے لوگوں کی عقیدت اتنی دیر سے ہے اور اتنی گہری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, جو کہ 30 سالوں سے حکومت میں ہے. لیکن میں نے ابھی آنا جانا ہوتا ہے, میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ سندھ کے شہروں سے اگر تھوڑا سا دور نکل جائے, ایون یعنی کہ دور کے شہروں سے بھی ہم تھوڑا سا دور نکل جائیں, تو ہم سندھ کے لوگوں کی وہ حالت نہیں دیکھ پاتے جو ایک شہری کے طور پر, ایک بنیادی سہولت سے فیض یاب لوگوں کے طور پر, ایک اچھے ووٹر کے طور پر, ایک پارٹی سے عقیدت کے رکھنے والے لوگوں کے طور پر دیکھ سکیں. آخر یہ لوگوں کی محبت میں کون سا عنصر ہے اور حکمرانوں کی کمزوری یا کوتاہی میں کون سا عنصر ہے, یہ ذرا بتائیں. جی جناب, اصل حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا تھا, اور وہ انٹرنیشنل لیڈر تھا, پیدا نہیں ہوا. اور اس بھٹو خاندان سے عوام کا جو محبت اور جذبہ ہے وہ اسپیشلی سندھ والے اور سارے پاکستان والے اس سے محبت کرتے ہیں, اور سندھ میں ان کی محبت کی وجہ سے ابھی تک ان کا ووٹ پیپلز پارٹی کا نہیں ٹوٹا ہے. اور اسی میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تک پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت چل رہی ہے, لیکن وہ جو ہے ہمیں وہ پراپر جو ہے سرو نہیں کر سکے ہیں. ہمارے کو جو باقی صوبے ہیں ان کے بنسبت ہماری ڈیولپمنٹ کی جو ہے وہ اس میں جو ہے ہم پیچھے ہیں, ڈیولپمنٹ ہمارے پاس نہیں ہوئی ہے. اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے سارا پاکستان ترقی کرے اور سندھ بھی ترقی کرے, اور جو پولیٹیکل فگر ہے اس بات کو جو ہے وہ سیریسلی لے اور عوام کو ساتھ کرے. قادر بھائی, مجھے آپ سے آخری بات یہ پوچھنا ہے کہ ایک لگزری گھر کے لیے, ایک متوسط طبقہ کے گھر کے لیے
और एक बिल्कुल कम आमदनी वाले लोगों के घर के लिए ये 3 दर्जों के जो घर हैं वो बना के देने की ऑफर कर रहे मिथमिल जो पंजाब में 5 मरले का घर है, पहले बनता था तकरीबन 20 से 25 लाख में बनता था, अभी इस वक्त वो 50 भी क्रॉस कर गया है। लिहाजा क्वालिटी वाइज भी चाहिए, उसकी पूरी कम्पैक्टिंग भी चाहिए, और लोगों की जेब की जो रेंज है वो भी देखनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि कंपनी इतना कुछ कर सकती है कि उनकी मखसूस एक आमदनी में एक खूबसूरत सा छोटा सा घर उनको तैयार करके कर दे सकते हैं। मुझे ज़रा लिमिट बता दें जी, ताकि लोग अगर मेरी हैसियत में है 50 लाख रुपए जी दर्जा बंदी बता दें, ताकि ये जो लाखों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपसे इस पर कि मैं आपसे रब्ता कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप करोड़ों और लाखों वाले घर बनाते हैं या थोड़ा सा कम ऊपर नीचे भी बिल्कुल बिल्कुल कम से कम वाला भी हम 10 लाख लागत वाला घर भी बना सकते हैं, 2 बेड डेडी का, और 25 लाख वाला भी बना सकते हैं, 50 लाख वाला भी बना सकते हैं, 5 करोड़ वाला भी बना सकते हैं। जहाँ 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 जिस सोसाइटी की जितनी लिमिट होती है, जितनी जिसकी जेब इजाज़त देती है, हम उसके साथ उतना ही कॉपरेट करते हैं। चले, बड़ी अच्छी बात है। हमारे नाज़रीन भी आपको देख रहे होंगे कि जी आपकी जो पॉकेट आपको इजाज़त देती है, उस पॉकेट में रह के ऑल बिल्डर्स कंपनी जो है ना, कादर भाई की कंपनी, वो आपको एक अच्छा और क्वालिटी वाला घर बना के दे सकती है। सईद भाई मुझे बताइएगा, मुझे बहुत तशवीश होती है, एक तो ये कुदरती आफत होती है, जो तूफान होते हैं चंद ज़िलों के साथ साथ सिंध का भी एक बड़ा हिस्सा सैलाब से मुतासर हुआ। अब वो सैलाब की जो रिहेबिलिटेशन है वो यकीनन स्टेट का काम है, हुकूमत का काम है। आपने उन मुतासरीन सैलाब की इस वक्त हालत को कैसा देखा है, और आप समझते हैं कि क्या वो सही मानों में अपने घरों को वापस लौट चुके हैं? क्या उनकी आबादकारी वैसी हो चुकी है जिससे 10 साल पहले वो अपनी हैसियत में रह के अपने घरों में खुशी के साथ रह रहे हैं? इसी हालिया बारिशों के बाद लोग अपने घरों में वापस तो आए हैं, लेकिन उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो उनके पास थी या होनी चाहिए। इसी वजह से कि ज़मीनें तकरीबन बंजर हो गई, एक साल 1.5 साल तकरीबन पानी खड़ा हुआ है, फसल उनके हो नहीं रहे, लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है वो अपनी ज़मीनों पर है, ज़मींदार लोग हैं, उसके बाद मिडिल क्लास लोग हैं, और घरों की तामीर के लिए उनको मामला दी जाए, उनको मोहलत दी जाए, के लिए उनके या तो उनको सब्सिडी दी जाए, या तो उनको अपने घर बना कर दिए जाए गवर्नमेंट की तरफ से, या उनको इतना दिया जाए पैसा कि वो अपना घर खुद बना सके, छत बना सके। मुनासिब छत बना सके। तैमूर खान, मुझे ये जानना है कि आपने तो नौजवानों को बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत सी फिल्म के साथ होप दिला दी है, मगर आप नौजवानों को पैगाम देना पैगाम मैं यही दूंगा कि नंबर 1 एजुकेशन पे फोकस करें, बिकॉज़ वही आपका पाथवे है, उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई रास्ता है। एजुकेशन पे फोकस करें। नंबर 2 डिफरेंट चीज़ों को, कल्चर्स को एक्सप्लोर करें, डिफरेंट बिजनेसेस को एक्सप्लोर करें, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। अभी आई मीन इंफॉर्मेशन का ज़माना है, इंटरनेट की वजह से आप एक क्लिक करेंगे और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं यूरोपियन जो आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल एकेडमिकली इतने वेल ना आए इस वक्त कि एक कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, आप 100% अवेल कर सकते हैं, हर बंदा अवेल कर सकता है, क्योंकि चीज़ें बहुत बढ़ चुकी हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत बढ़ चुकी हैं, ऑप्शंस बहुत इजी हो गए। तो एजुकेशन पे फोकस करें, अपना माइंड ओपन रखें और कोशिश करें कि इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं अपने आप को। गनी खान, नौजवान, हमारे ज़माने में तो नौजवान गुल्ली डंडा खेलते थे, हमारे जवानों में नौजवानों में हमारी उम्र में लोग कसरी बैठते थे, हमारे नौजवानों में लोग कबड्डी खेलते थे। आज का नौजवान क्या खेलता है? आज का नौजवान सबसे पहले तो वो वीडियो गेम्स के अंदर, और जो सोशल मीडिया आ रही है तो बिल्कुल ही उसी के अंदर जो है ना वो बाउंड हो गया है। लिहाजा वो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आउटडोर गेम्स हैं, उनकी तरफ नहीं जा रहे। और पहले ज़माने में तो ये होता था
کہ والدہ جو یا گھر کے جو ہوتے تھے وہ لوگ جو ہے نا باہر سے گھر کی طرف لاتے تھے، تو ابھی موبائل سے انٹرنیٹ ہے اسی کے اندر ہی بالکل ہی ہم لوگ باؤنڈ ہو گئے ہیں، اور جو اسی سے اس باؤنڈری سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے۔ میرلی خان، جی جناب۔ آپ سے میری آخری گزارش یہ ہے، سندھ کی ثقافت، سندھ کی اجرا، سندھ کی ٹوپی، سندھ کی جھومر، سندھ کا چوپال، سندھ کا بیٹھنا، سندھ کا اٹھنا، اور سندھ کا وہ سارا کشتیوں کا ملاکھڑے کا یہ سارا ماحول کہاں گیا ہے تو پھر اس کو کیسے پروموٹ؟ الحمدللہ میں پہلے اجرک پہ بات کروں گا۔ قدیم زمانے میں یہ سندھ میں اجرک بنتا رہا ہے قدیم زمانے سے، تو یہ سندھ کے واپاری جب مڈل ایسٹ میں جاتے تھے تو اس وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اجرک تحفے میں دیا ہے، اور یہ اجرک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا ہے، اس کو بڑا یہ شرف حاصل ہے، اجرک بڑا شرف، اور اس کو وہ ساری دنیا میں اجرک لوگ ادھر سندھ والے گفٹ دیتے ہیں۔ کی راندیں ہوتی تھی یہ ہماری کم ہو گئی ہیں، ابھی تک چل رہی ہے لیکن ان میں تھوڑی کمی آئی ہے حالات کی وجہ سے، لائٹ کا مسئلہ، انسان کی فریکوینٹلی موومنٹ نہیں ہو رہی ہے اور وہ سیف فیل نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ان کو جو ہے وہ ضرور ان میں کمی آئی ہے۔ ثقافتی میلوں میں میلے ہوتے ہیں بڑے بڑے، ہمارے جو درگاہیں ہیں ان کے میلے اچھے ہوتے ہیں، ان میں بھی وہ جو ہے انسان کو جو ہے وہ نہ سیفٹی نہ محسوس کرنے کی وجہ سے وہ سکون نہیں آتا ہے جیسے آنا چاہیے، اور وہ مہمان نوازی ماشاء اللہ ہماری ابھی تک چل رہی ہے سندھ میں، اور ہماری دعا ہے کہ وہ تا قیامت چلتی رہے۔ تھینک یو۔ ہماری دعا ہے کہ سندھ کی ساری ثقافتیں، سندھ کی ساری تہذیبیں، سندھ کے سارے لوگ، سندھ کا وہ حاری، سندھ کا وہ سرمایہ دار، سندھ کا وہ انڈسٹریلسٹ، اور سندھ کا وہ کاروباری، اور سندھ کا وہ ہر شخص جو سندھ کے لوگوں سے پیار کرتا ہے وہ سلامت رہے، میرا بلوچستان سلامت رہے، میرا کے پی سلامت رہے، میرا گلگت بلتستان سلامت رہے۔ میں چاہیں گے ابھی بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی تھی، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، تو آج کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان حسین فریدی آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو فرید صاحب، تھینک یو۔